नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण आज की क्लास में हम करेंगे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण करने वाले सबसे पहले कौन विद्वान थे? वो थे सुनीति कुमार चटर्जी। सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो बीम्स ने क्या किया? बीम्स ने जो तुलसीदास जी की जो भाषा है उसको क्या नाम दिया? बैसवाड़ी। बैसवाड़ी उस किसकी भाषा को? गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने दिया तुलसीदास जी की भाषा को बैसवाड़ी नाम? बीम्स ने। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। और आधुनिक आर्य भाषा का वर्गीकरण सुनीति कुमार चटर्जी ने किया। और गिलक्राइस्ट का आपको पता ही है कि फोर्ट विलियम कॉलेज जो है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। वहाँ पर वो इन्होंने जो है हिंदुस्तानी विभाग में प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी प्राचीन भाषा है? सबसे पहले जो है सभी भाषा हिंदी भाषा की जननी जो मानी जाती है संस्कृत। जो संस्कृत आई हमारी पहले, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर आई हमारी लौकिक संस्कृत। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। अगर हम इनके समय की बात करें तो आपको बताइए, तो जो 1500 ईस्वी पूर्व है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक की जो समय रहा वो रहा हमारा संस्कृत का, जिसमें पाली और प्राकृत दोनों आ जाएंगे। फिर पाली का वैदिक और लौकिक दोनों आ जाएंगी 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक के समय में। और उसके बाद जो पाली का जो समय रहा वो आपको पता है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर, ईस्वी पूर्व हो जाएगा 1 ईस्वी तक जो है हमारी पाली का समय हो जाएगा। फिर प्राकृत का जब हम समय देखें तो 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक जो है समय रहा वो प्राकृत का रहा। फिर अपभ्रंश का तो आपको पता ही है, 500 ईस्वी से लेकर के जो है 1000 ईस्वी तक जो हमारे अपभ्रंश का समय माना जाता है। 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक किसका समय? अपभ्रंश का समय। उसके बाद जो है 1000 ईस्वी के जो बाद की जो भाषाएं आई, फिर हिंदी भाषाओं का विकास होने लगा। धीरे धीरे हिंदी भाषाएं जो निकलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इन क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इनमें जो है बुंदेली बोली जाती है। अगला जो प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 4, प्रथम देश भाषा के रूप में जानी जाती है। कौन सी भाषा प्रथम देश भाषा के रूप में जानी जाती है? तो पाली जो है प्रथम देश भाषा के रूप में जानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग हमें देखने को मिला। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया? तो संविधान के किस भाग हिंदी को भारत की राजभाषा माना? ये आपको पता ही है। संविधान के जो है भाग 17 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो है प्रश्न हमारा, खश अपभ्रंश में कौन सी भाषा निकली? खश अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली? आपको पता ही है, खश अपभ्रंश से जो है हमारी गढ़वाली निकली। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए। तो कोरवी, राहुल सांस्कृतायन जो ये है बिल्कुल
सही है। उसके बाद ब्रजबुली ईश्वर चंद्रगुप्त ने कहा, बिल्कुल सही है। राजस्थानी और बिहार वो जॉर्ज गिरियसन ने नाम दिया, ये बिल्कुल सही है। लेकिन भोजपुरी जो है बाकी दास ने नाम नहीं दिया। भोजपुरी जो है नाम देने वाले विद्वान थे रेमंड, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है, किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना। तो किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना ये आपको बताना है। तो अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता। हिंदी, गुजराती और मराठी तीनों के तीनों आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर हरदेव बहारी ने अपभ्रंश का स्वर्णकाल कब से कब तक माना। तो अपभ्रंश का स्वर्णकाल जो है हरदेव बहारी ने माना। कब से कब तक के समय को माना, तो 7वीं से 11वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश का स्वर्णकाल माना। किन्होंने? हरदेव बहारी ने। ये भी पूछा जा सकता है कि किन्होंने माना, तो आपको ध्यान रखना है कि हरदेव बहारी ने माना अपभ्रंश का स्वर्णकाल। वैसे तो हिंदी साहित्य में स्वर्णकाल जो है भक्ति काल को कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद देख लेते हैं, मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह कथन किस विद्वान का है। तो कथन पूछ लिया गया है कि भाषा की जो परिभाषा दी है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा के संबंध में जो कथन कहा है, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त जो ध्वनिया संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे ही भाषा कहा जाता है। यह जो कथन कहा है ये किस विद्वान का है, तो ये जो कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में किन के 2 चरण हैं। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में कितने चरण हैं। सॉरी भाई, ये पूछा हुआ है कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में कितने चरण हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास में हमारे 3 चरण हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। तो किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राजशेखर ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत्र आगतम व प्राकृतम। जो ये पंक्ति है ये किस विद्वान की है, तो ये पंक्ति जो है हेमचंद्र जी द्वारा दी गई है, जो अपभ्रंश भाषा का व्याकरण जिन्होंने लिखा था। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं। तो अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण हमें भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ। तो बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण जो है बांग्ला का विकास अपभ्रंश के जो है ब्राह्मण रूप में हुआ। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारी 18, अपभ्रंश शब्द है। अपभ्रंश शब्द क्या है। अपभ्रंश शब्द एक तत्सम शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तो अपभ्रष्ट जो है ये तद्भव नहीं है, ये एक तत्सम शब्द है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम किस शताब्दी में मिलता है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 6ठी शताब्दी में। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया। तो पुरानी हिंदी नामकरण जो है ये प्रश्न जो है DEET+B
में पूछा गया था, टीजीटी में पूछा गया था शायद। तो देख लेते हैं इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी नामकरण यानी कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नामकरण देने वाले विद्वान कौन रहे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, संदेश राशक किसकी रचना है? तो संदेश राशक जो है अब्दुल रहमान की रचना है, जो कि एक खंड काव्य है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, अपभ्रंश में भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दामोदर ने। दामोदर ने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित जो है वर्णन किया है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में हमें कुल जो है 10 स्वर देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 25, भाषाओं के वर्गीकरण, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार आप लोगों को पता ही है, तो इतिहास है। इतिहास के आधार पर जो है भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण किया गया। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? तो स्वयंभू ने अपनी रामायण में अपभ्रंश के लिए अवहत शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? महाकवि कालिदास के विक्रमोर्वशीयम जो ग्रंथ है उनका, उसमें कुछ छंद हमें जो है अपभ्रंश के भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 28, अपभ्रंश को आबिरोही भाषा किसने कहा? तो अपभ्रंश को आबिरोही भाषा कहने वाले जो विद्वान रहे वे है दंडी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, भाषा विषय के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया? भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करने वाले जो विद्वान रहे वे हैं चंड। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3, अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण निम्नलिखित में से किन्होंने लिखा है? तो कौन रहे हैं? वे रहे हैं हेमचंद्र जी। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो विष्णु, एक सेकंड भैया, हमारा एक प्रश्न रह जाता है हमारा, अपभ्रंश का ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 31 पे आ गए। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में जो है अपभ्रंश शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अपभ्रष्ट। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए जो है अपभ्रष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। प्रश्न संख्या हमारी 32, मध्य देशीय या शौरसेनी अपभ्रंश को उस समय में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा माना गया? तो परिनिष्ठ हिंदी माना गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक इनमें से कौन है? तो अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक करने वाले इनमें से कौन रहे हैं, कौन से विद्वान रहे हैं? वे रहे हैं डॉक्टर रिचर्ड पिसेल। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, धनपाल कृत भविष्यत कहा का संपादन किन्होंने किया? तो धनपाल कृत भविष्यत कहा जो है उनका संपादन करने वाले जो विद्वान रहे वे रहे डॉक्टर याकोबी। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35, 7वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के अंत तक जो अपभ्रंश का स्वर्ण काल है वो किन्होंने घोषित किया? अभी हमने पढ़ा था, हरदेव बहारी ने जो है 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के काल को जो है क्या कहा? अपभ्रंश का स्वर्ण काल। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36, दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को निम्न में से क्या नाम दिया? दामोदर पंडित ने अपने उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? उनका एक प्रसिद्ध जो ग्रंथ रहा है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है,
उक्ति व्यक्ति प्रकरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो इनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इन्होंने क्या नाम दिया? तो इस ग्रंथ के अंतर्गत इन्होंने जो है कौशल की भाषा को क्या नाम दिया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा अपभ्रष्ट कहा कौशल की भाषा को। पढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 37, अपभ्रंश का सर्वाधिक विवादित पहलू निम्नलिखित में से कौन सा रहा? तो अपभ्रंश का जो सर्वाधिक विवादित पहलू है वो रहा अपभ्रंश के भेद। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद नमिषादु द्वारा नहीं किया गया? तो नमिषादु द्वारा कौन सा भेद नहीं किया गया? तो ब्राह्मण जो है नमिषादु द्वारा नहीं किया गया। कौन से भेद किए गए नमिषादु द्वारा? वो रहे उपनागर, आबिर और ग्राम्य। पढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39, अपभ्रंश के निम्नलिखित भेदों में से कौन सा भेद तगारे ने नहीं किया? तो कई इन विद्वानों ने के अनुसार अपभ्रंश के अलग अलग भेद किए हुए हैं। तो किस विद्वान ने कौन कौन से भेद किए हैं, ये हम जो है भाषा विज्ञान को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, जब देख लेंगे। और प्रश्न उत्तरों के माध्यम से भी जब हम बार बार तथ्यों को रिवाइज करेंगे तो हमें जो ये याद रह जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं उत्तरी। तो तगारे ने जो है कितने भेद माने? 3। कौन कौन से? पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। तो उत्तरी जो है इन्होंने नहीं माना। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, डॉक्टर याकोबी ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सनत कुमाराचार्य जो है इनकी भूमिका में अपभ्रंश के भेदों का उल्लेख किया है कि इन्होंने याकोबी ने। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश के 4 भेदों में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया? चारों भेदों का उल्लेख जो है अपभ्रंश के इन 4 भेदों का उल्लेख पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी का उल्लेख करने वाले जो विद्वान रहे वे रहे याकोबी। डॉक्टर याकोबी ने 4 भेद किए, लेकिन जो है तगारे ने जो है इन्होंने उत्तरी भेद को नहीं माना। इन्होंने केवल पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी भेद किए अपभ्रंश के, लेकिन याकोबी ने ये चारों भेद माने हैं अपभ्रंश के। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि किसने माना? तो सरहप्पा को बांग्ला का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर बी भट्टाचार्य जी रहे। उसके बाद देख लेते हैं अगला जो प्रश्न हमारा, अपभ्रंश की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है अपभ्रंश की विशेषताओं के संबंध में? अपभ्रंश में श के स्थान पर केवल श का प्रचलन होता है, प्रचलित है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं निम्न इनमें से लगभग सभी वही ध्वनियाँ थी जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। ये भी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश से संबंधित ये सही है। नपुंसकलिंग समाप्रत्यय था, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है तथ्य देख लेते हैं, कारकों के रूप अधिक हो गए थे। ये अपभ्रंश में आते आते जो है कारकों के रूप जो है अधिक नहीं हुए, कम हो गए थे। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो ये विशेषता नहीं है। सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि अपभ्रंश में जो पहले जो संस्कृत में जब कारकों की संख्या हमें 17 देखने को मिली थी, प्राकृत में फिर घटते हुए हमने देखी 12 रह गई। उसके बाद अपभ्रंश में केवल 6 ही रह गई थी कारकों की संख्या। तो इसलिए जो है कारकों की संख्या अधिक नहीं हुई, कम हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 44, पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी किसने कहा? तो पुष्यदंत की भाषा को मराठी की जननी कहने वाले विद्वान कौन रहे? तो वे रहे डॉक्टर तगारे, जिन्होंने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, उत्तरी नहीं माना। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद। आप सभी को पता है दोहा जो है अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद रहा है।
उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये हमें देखना है। 8वीं 9वीं शताब्दी के सिद्धों की भाषा हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नाथ जोगियों की वाणियों में आरंभिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ देखने को मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। अपभ्रंश में क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। अपभ्रंश में जो क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बात करें आगे, अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है और अपभ्रंश की क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, ये जो गई ये हमारा 2 बार टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। अपभ्रंश में जो संस्कृत में तत्सम शब्दों का बाहुल्य था, लेकिन धीरे धीरे जो है तत्सम शब्दों का जो वो घटता गया, तत्सम शब्द कम होते गए। अपभ्रंश में आते आते जो है ये धीरे धीरे समाप्त होने लगे। धीरे धीरे फिर हिंदी का विकास होने लगा। हिंदी में जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाने लगा। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न संख्या 47 दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा। तो दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक कहने वाले जो विद्वान हैं वे रहे डॉक्टर नामवर सिंह। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य लगभग 300 वर्षों की भाषा, जिनमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्ति अधिक है, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया, यह बीच का समय कहलाता है। क्या नाम दिया इस बीच के समय को, वो नाम दिया संक्रांति काल। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, साहित्य में अवहट्ठ का प्रयोग कब से कब तक होता है। तो साहित्य में अवहट्ठ का प्रयोग जो है आपको 14वीं शताब्दी तक देखने को मिलता है। कब तक होता है ये पूछा हुआ है, तो साहित्य में अवहट्ठ का प्रयोग जो है 14वीं शताब्दी तक होता है और 11वीं शताब्दी से जो है शुरुआत हो जाती है। उसके बाद बात करें अगला जो हमारा प्रश्न है, शिक्षा शब्द अवहट्ठ में किस रूप में प्रचलित है। तो शिक्षा शब्द जो है अवहट्ठ में किस रूप में प्रचलित है ये आपको बताना है। तो शिक्षा रूप में प्रचलित है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मुझे उम्मीद है कि जो परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेंगे, मददगार साबित होंगे। तो कई बार जो है बोलते बोलते पर जो 1-2 शब्द जो है थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं और बीच में लगता है कि मैं अटक रही हूँ मैं। ये इस प्रकार से जो है जिस भी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, जो मैम जो है अटक अटक कर बोलती है, पढ़ना नहीं आता, तो वो प्लीज़ आप जो है कहीं और क्लासेस देख लिया करो। क्योंकि मुझे इस प्रकार से जो मैं अपने ज्ञान को साझा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों को ज़रूरत है, जो बच्चे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो काफ़ी मददगार क्लास होगी, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जिन बच्चों को लगता है टाइम वेस्ट है या वो है, तो आप देख सकते हो। क्योंकि कई बच्चों का जो कमेंट्स मुझे देखने को पढ़ने को भी मिला था कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं अपनी तरफ से मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगी अगर इन वीडियो के माध्यम से आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम आप ही के हाथ में है, आप वेस्ट करना चाहते हो या फिर आप जो है सही जगह लगा कर अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हो। क्योंकि समय जो है बहुत ही कीमती है। मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे का जो है टाइम वेस्ट हो। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से ही जो मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने
का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।